नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट 2022 के विज्ञान लेवल 2 साइंस मैथ के सिलेबस के अनुसार दिए गए एक महत्वपूर्ण टॉपिक केपलर के नियम के बारे में देखेंगे। केपलर के नियम के नियम के बारे में हम बिल्कुल केपलर के नियम के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, केपलर का जो नियम है, जो रीट में बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इतना महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पिछले वाले रीट का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें केपलर का नियम था नहीं, और ये अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11 की किताब में दिया गया है, और वहीं से हमने इसको लेने का प्रयास किया है। कक्षा 11 की बुक से ही लिया है और वहीं से हमने इसको लेकर आपके सामने पेश किया है। देखिए दोस्तों, केपलर के नियम केपलर के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। केपलर के जो नियम हैं वो टाइक्रो ब्राई के प्रेक्षण व निष्कर्षों पर क्या थे? आधारित थे। किसके निष्कर्षों पर? टाइको ब्राई के प्रेक्षण व निष्कर्षों पर क्या थे? आधारित थे। इसमें हम दो मॉडल पढ़ेंगे, एक भूकेंद्रीय मॉडल और एक सूर्य केंद्रीय मॉडल। भूकेंद्रीय मॉडल क्या है? भूकेंद्रीय मॉडल 2000 वर्ष पूर्व टॉलमी ने दिया। किसने दिया? टॉलमी ने दिया। और ये ग्रहों की गति का सबसे प्राचीन मॉडल है। भूकेंद्रीय मॉडल टॉलमी ने दिया और ग्रहों की गति का सबसे प्राचीन मॉडल है। इस भूकेंद्रीय मॉडल में क्या है? इसके अनुसार सभी आकाशीय पिंड, तारे, सूर्य तथा ग्रह पृथ्वी की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। इनकी गति कैसी होती है? वृत्तीय होती है। दोस्तों, हम ये भूकेंद्रीय मॉडल पढ़ा रहे हैं, वो कक्षा 11 की बुक में दिया है। जो केपलर का नियम जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है, वहीं से हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो हमने पढ़ा भूकेंद्रीय मॉडल, टॉलमी ने दिया, ग्रहों की गति का सबसे प्राचीन मॉडल है और इसकी गति कैसी होती है? वृत्तीय गति होती है। अब दूसरा मॉडल पढ़ेंगे, सूर्य केंद्रीय मॉडल। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें हैं और इनको देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इतना कंटेंट पढ़ रहे हैं तो इनको भी देखना आवश्यक हो जाता है। किताब को उठाने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य केंद्रीय मॉडल आर्यभट्ट ने दिया। इसके अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों की गति का क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है। सूर्य केंद्रीय मॉडल कोपरनिकस ने भी प्रधानता दी। जो सूर्य केंद्रीय मॉडल है उसको कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने भी क्या दी? प्रधानता दी, तथा इसका समर्थन गैलीलियो ने भी किया। तो इसमें सूर्य केंद्रीय मॉडल में अपन ने क्या पढ़ा? आर्यभट्ट ने दिया। और इसमें सूर्य को क्या मानते हैं? केंद्र मान लेते हैं इसको। सूर्य को इसको क्या मान लेते हैं? केंद्र मान लेते हैं। और ग्रह इसके चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सूर्य केंद्रीय मॉडल को कोपरनिकस ने प्रधानता दी तथा गैलीलियो ने भी इसका क्या किया? समर्थन किया। उसके बाद में देखते हैं, अब देखो, केपलर के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ ली अपन ने। केपलर के नियम के बारे में पढ़ लिया कि टाइक्रो ब्राई के प्रेक्षण के आधार पर है। भूकेंद्रीय मॉडल पढ़ लिया, सूर्य केंद्रीय मॉडल पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे केपलर के नियम। केपलर के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, केपलर के कितने नियम हैं? और 3 नियम हैं। अब देखो, तीनों नियम से ही क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन बनने की यहाँ से फुल संभावना है। तीनों नियम को ध्यान से पढ़ना है। केपलर का पहला नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। बिल्कुल सिंपल नियम है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। केपलर का प्रथम नियम, इसको कक्षा का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है?
प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्त के फोकस में स्थित होता है। जैसे हम देखते हैं कि ये सूर्य रहा और यह ग्रह इसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर करता है और ये सूर्य नाभि में स्थित होता है। ये सूर्य है, ये सूर्य नाभि में स्थित होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार प्रथम नियम के अनुसार अपन ने क्या देखा कि इसे कक्षा का नियम कहते हैं। बिल्कुल। और ये सूर्य है, ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस 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 में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्त के फोकस में स्थित होता है सूर्य, और ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये केपलर का प्रथम नियम हो गया। बिल्कुल। केपलर का देखो सेकंड नियम, केपलर का द्वितीय नियम। क्या? केपलर का द्वितीय नियम थोड़ा सा समझो। देखो सूर्य यहाँ स्थित है, यहाँ कोई ग्रह है, इस ग्रह ए बिंदु पर कोई ग्रह है, ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने में ग्रह को x टाइम लगा। कितना टाइम लगा? x टाइम लगा। और बी बिंदु से और सी बिंदु पर जाने में ग्रह को कितना टाइम लगा? x टाइम लगा। यानी ए से बी पर जाने में भी x लगा और बी से सी पर जाने में भी कितना लगा? x टाइम लगा। सूर्य यहाँ है, ए बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ है, ए से चला बी पर ग्रह x टाइम लगा, बी से सी पर चला x टाइम लगा। यानी दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं, ग्रह दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं। तो एस ए बी यानी एस ए बी इसका क्षेत्रफल और एस बी सी इसका क्षेत्रफल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बिल्कुल एक सीधे तौर पर नियम है कि ऐसे भी यदि इन दोनों का टाइमिंग बराबर है, ए से बी में चलने में, बी से सी में चलने का टाइमिंग बराबर है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा? बराबर होगा। देखो इसके बारे में समझते हैं। समझ लिया? देखो केपलर के सेकंड नियम है, उसको क्या नाम दिया? केपलर के सेकंड नियम को क्या नाम दिया? क्षेत्रफल का नियम दिया। केपलर के सेकंड नियम को क्या नाम दिया? क्षेत्रफल का नियम। केपलर के सेकंड नियम को क्या नाम दिया? क्षेत्रफल का नियम दिया। इसमें क्या दिया है? सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। क्या रहती है? एरियल स्पीड क्या रहती है? नियत रहती है। देखिए आगे देखते हैं। सेकंड नियम में ये है और इम्पोर्टेंट दे रखा है, यह नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम की पालना करता है। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि केपलर का सेकंड नियम किस नियम की पालना करता है? कोणीय संवेग संरक्षण नियम की पालना करता है। इसमें क्या होता है कोणीय संवेग संरक्षण में? है ना, बिल्कुल कोणीय संवेग संरक्षण की पालना करता है, जो सभी केंद्रीय बलों के लिए क्या है? मान्य होता है। देखिए आगे देखें। कोणीय संवेग संरक्षण एम बी आर, एम यहाँ होता है द्रव्यमान, वी होता है वेग और आर होता है दूरी। एम बी आर बराबर क्या होता है? नियत होता है। अपन यहाँ से वी निकालें तो नियत अपॉन एम आर, तो यहाँ आर नीचे वी ऊपर, तो वी व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के। वी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि आर ज़्यादा होगा तो वी क्या होगा? कम। यदि दूरी ज़्यादा होगी तो वी कम होगा, वेग कम होगा। यदि दूरी कम होगी तो वी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी इसका निष्कर्ष एक ही निकला सेकंड नियम का। यदि दूरी ज़्यादा होगी तो वेग क्या होगा? कम होगा, और दूरी कम होगी तो वेग क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखिए आगे चलते हैं हम। बिल्कुल एक क्वेश्चन करते हैं, इससे संबंधित बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड की कक्षा की बुक में दिया हुआ है, 11वीं कक्षा की बुक में दिया हुआ है। देखो बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में
चित्र अनुसार परिक्रमण कर रहा है। ये बुध ग्रह है, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, ये सूर्य है, इसके चक्कर कर रहा है। इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कौन से बिंदु पर होगी? अपन से क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी किस बिंदु पर होगी? एक सी बिंदु है, एक बी बिंदु है और एक ए बिंदु है ना। किस, अब एस से सी बिंदु की दूरी क्या है, R1 है, और एस से ए बिंदु की दूरी क्या है, R2 है। अपन ने नियम पढ़ा है कि जिससे दूरी कम होगी वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वेग ज़्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कैसे गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यानी वेग, वेग क्या होता है, समानुपाती होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो जहाँ वेग ज़्यादा होगा वहाँ गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वेग अधिक होने पर भी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वेग कहाँ अधिक होगा, जहाँ दूरी कम होगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा वेग यहाँ से और यहाँ तक का वेग क्या होगा, कम होगा, और यहाँ से और यहाँ तक का वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा? कि यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ की दूरी तो क्या है, कम है, और यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ की दूरी क्या है, अधिक है। तो दूरी अधिक होने पर वेग कम, और वेग, दूरी कम होने पर वेग अधिक होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि R2 पर गतिज ऊर्जा R2 पर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, यानी S से लेकर ये दूरी कम है तो गतिज ऊर्जा, यानी ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो ए बिंदु पर R का मान क्या है, कम है, तो V का मान अधिक होगा, और V का मान अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का भी मान क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए केपलर का तीसरा नियम पढ़ते हैं। दो नियम अपन ने पढ़ लिए, प्रथम नियम पढ़ लिया, द्वितीय नियम पढ़ लिया, एक क्वेश्चन भी कर लिया। अब तीसरा नियम देखो, केपलर के तीसरे नियम को आवर्तकालों का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। केपलर के तीसरे नियम को आवर्तकाल का नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, केपलर के इस नियम में बताया है, तीसरे नियम में, कि आवर्तकाल का स्क्वायर होता है जो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रम वो समानुपाती होता है। आवर्तकाल का स्क्वायर दीर्घ वृक्ष के आधे के क्यूब के समानुपाती होता है। दीर्घ वृक्ष का आधा का मतलब क्या है, जैसे ये पृथ्वी है। अब दीर्घ वृत्त, ये इसकी क्या है, व्यास है, ये इसका आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो ये दीर्घ वृत्त R हो जाएगा, तो ये R का क्यूब के बराबर हो जाएगा, वो समानुपाती हो जाएगा। यानी आवर्तकाल का स्क्वायर है जो दीर्घ वृत्त के आधे के क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। आवर्तकाल स्क्वायर देखिए, आवर्तकाल स्क्वायर समानुपाती दीर्घ वृत्त के आधे का क्यूब, R³ समानुपाती T² R³ बराबर, ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो नियत T²। यहाँ लिखेंगे केपलर का तीसरा नियम, R³ अपॉन T² R³ अपॉन T² बराबर क्या होता है, नियत R³ अपॉन T² बराबर क्या होता है, नियत होता है। तो देखो, यदि R का मान ज़्यादा तो T का मान भी ज़्यादा। देखो नेक्स्ट देखो, नियम क्या था, ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। R क्या है, सूर्य की ग्रहों से औसत दूरी है। देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका आवर्तकाल उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। जैसे बुध का आवर्तकाल सबसे कम और नेपच्यून का आवर्तकाल क्या होता है, सर्वाधिक होता है।
देखो, ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर ने कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, यानी ग्रहों की गति से प्रस्तुत करने के लिए केपलर ने कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। नेक्स्ट देखो, न्यूटन ने यह दिखाया कि न्यूटन ने यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण सूर्य का ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल है। न्यूटन ने क्या दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण सूर्य का ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल है। ग्रहों की गति की व्याख्या किसने की? न्यूटन ने की। और ये थर्ड ग्रेड भर्ती 2013 जो थर्ड ग्रेड का परीक्षा हुआ था आरटेट के बाद, उसमें आया था। यहाँ से क्वेश्चन आया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहों की गति की व्याख्या किसने की? न्यूटन ने की। केपलर ने नहीं की। किसने की? न्यूटन ने की। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग किस में भी किया? गुरुत्वाकर्षण बल के परिकलन करने में भी किया। गुरुत्वाकर्षण बल के परिकलन में भी किसका प्रयोग किया? गुरुत्वाकर्षण बल के परिकलन करने में केपलर के थर्ड नियम का क्या किया? प्रयोग। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? केपलर के 3 नियम पढ़े। बिल्कुल तीनों नियम अच्छे से समझ में आ गए। पहले अपन ने प्रथम नियम पढ़ा, द्वितीय नियम पढ़ा, तृतीय नियम पढ़ा। हमने एक क्वेश्चन भी किया उससे संबंधित। दोस्तों केपलर का नियम अपनी एग्जाम में अब की बार नया जुड़ा है। इससे पहले रीट आरटेट की एग्ज़ाम में केपलर से संबंधित कोई मटेरियल नहीं था। ये अपन ने जो लिया है, जो एनसीईआरटी की जो बुक है 11th कक्षा की एनसीईआरटी की जो बुक है 11th की, उसमें से ये केपलर का नियम लिया है और वहीं से इतना ही केपलर का नियम दिया हुआ है। इससे बाहर क्वेश्चन आने की, केपलर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखें, लगातार देखें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे संबंधित आप क्वेश्चन करें और आराम से आपके क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे। हमारा इससे पहले एक अनुसंधान केंद्र का वीडियो आया है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।